जय बालाजी सरकार। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं 5 ऐसे स्टॉक जो अगर आपको गिफ्ट के तौर पे किसी को दोगे, किसी के वेडिंग पे, तो वो आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। तो उन्हीं 5 स्टॉक के बारे में यहाँ पे हाई ग्रोथ स्टॉक हैं ये, उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट जो स्टडी है इस वीडियो में वो आपको देखने को मिलेगी। और जिन लोगों को यहाँ पे वीडियो समझ में आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे ये वीडियो का लाइक कम से कम, इस वीडियो का लाइक होना चाहिए 5000 लाइक। हमें उम्मीद है कि ये आप 5000 लाइक ये कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको लाइफ में। कभी भी जब आप प्रॉब्लम में फंसे रहोगे और या कोई भी प्रॉब्लम में फंसा रहेगा, अगर कोई भी बंदा आपको ये 5 स्टॉक यहाँ पे गिफ्ट में दिया है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड किए हो, तो आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन रहेगी। तो आप उससे अपनी प्रॉब्लम को कभी भी रिसॉल्व कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपको कंटिन्यूसली आपका जो वेल्थ है वो यहाँ पे बढ़ाती रहेगी। तो इसलिए इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो यहाँ पे मैं 5000 लाइक का टारगेट सेट कर रहा हूँ। तो हमें उम्मीद है कि ये जो 5000 का लाइक का टारगेट है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। और ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से है, ना कि कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से है। बट अगर आप चीज़ समझोगे, उसके बाद यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करोगे, उसके बाद अगर आप निवेश करते हो या किसी को गिफ्ट देते हो, तो उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट डाल सकता है। तो वो 5 स्टॉक कौन कौन से हैं वो चीज़ यहाँ पे जानते हैं। स्टार्ट करते हैं ये जो वीडियो का सेशन है। पहले ही बोल रहा, यहाँ पे हम सबसे पहले अपने जो ईश्वर हैं उनको यहाँ पे याद करते हैं। तो बालाजी हमारे इष्ट हैं यहाँ पे, तो उनको हम सबसे पहले याद करते हैं। तो वो चीज़ें कर लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं स्टॉक पे। अब भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लाइफ में कुछ पाना है, कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में, तो भगवान को साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला जो स्टॉक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि उसके 100 स्टॉक से भी 1 करोड़ की जो वेल्थ है वो आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकती है। जियो फाइनेंशियल, उसको ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो जियो फाइनेंशियल का प्राइस है वो यहाँ पे 237 के आसपास चल रहा है। अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल का जो अभी प्राइस है यहाँ पे 237 के आसपास चल रहा है। और अभी यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे कितना है, 1,50,000 करोड़। और इसका जो हाईएस्ट बना था वो यहाँ पे 278 का हाई बनाया था और 203 का लो। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको बहुत अभी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो इस चीज़ को मैं पहले भी बताया हूँ। बैंकिंग सेक्टर में भी जब पीएनबी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा था, उस टाइम भी बताया था कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीएनबी का बहुत जल्दी कम होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, जब पीएनबी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीबन 20 के ऊपर था। अभी यहाँ पे 15 के आसपास आ गया है और आने वाले टाइम में 10 के आसपास आने की चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे 10 के आसपास पीएनबी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जाएगा। अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो बुक वैल्यू इसकी जो चल रही है 182 चल रही है और फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। और डिविडेंड अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। आरओसी और आरओई यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। इस मतलब नया लिस्टिंग है, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ा टाइम बाद। अब बात करते हैं सेक्टर लीडर। सेक्टर लीडर का जो मार्केट कैप है ये कितना है, 4,50,000 करोड़। अभी ये कंपनी स्टार्ट हुई है तब यहाँ पे इसका जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 1,50,000 करोड़ है। और बुक वैल्यू अगर आप देखे हो तो बुक वैल्यू यहाँ पे 185 है। तो बुक वैल्यू के करीब ही यहाँ पे स्टॉक प्राइस 237 है। तो बुक वैल्यू के करीब ही यहाँ पे स्टॉक प्राइस ये ट्रेड हो रहा है। अगर इसका हम लगाते हैं जियो फाइनेंस को, हम यहाँ पे पकड़ते हैं, तो जियो फाइनेंस का अगर आप देखोगे बुक वैल्यू वो कितनी है, 988 रुपये। और प्राइस कितना चल रहा है यहाँ पे, 7300 रुपये। ये देख सकते हो 7300 रुपये प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे 988 है। करीबन यहाँ पे 7x का यहाँ पे डिफरेंस है प्राइस टू बुक वैल्यू में। ये चीज़ें मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? कुछ चीज़ें आपको समझनी है अपने दिमाग से, और तभी जाके आप आगे मार्केट में टिक पाओगे, सीख पाओगे। तो वो चीज़ें आपको खुद करनी है।
प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात हुई कि वो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34 है, उसका अभी वो बिजनेस में जस्ट आया है, इस कारण से उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे उसका बिजनेस फैल जाता है, क्या होता है, जियो फाइनेंशियल का जो बिजनेस है वो एक्सपेंड कर जाता है और सेम मतलब जो है प्रॉफिट, मतलब सेम लेवल पे बिजनेस अगर होने लगेगा बजाज फाइनेंस, तो सेम लेवल का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे आने लगेगा। अब जब सेम लेवल का प्रॉफिट आने लगेगा तो यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी नीचे कम होता जाएगा और यहाँ पे करीबन इसी के बजाज फाइनेंस के आसपास ही ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जियो फाइनेंस का भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 7x का यहाँ पे बुक वैल्यू से डायरेक्ट प्राइस में डिफरेंस है। अगर बात करें जियो फाइनेंस में आ जाते हैं, जियो फाइनेंस में अगर आज की डेट में भी अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 7 टाइम्स हो जाता है तो ये प्राइस डायरेक्टली यहाँ पे 1330 के आसपास ट्रेड करना चाहिए। इसको कितना 1330 करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कर रहा है। जो हमारा जियो का 100 शेयर वाला वीडियो है उसमें लोग बोल रहे हैं आज की डेट में क्यों करना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ अगर सेम बिजनेस इसका फैल जाता है जैसे बजाज फाइनेंस का है, हो सकता है 1-2 साल लगे और तो उसके साथ यहाँ पे बुक वैल्यू भी तो इसकी बढ़ेगी। क्या बुक वैल्यू 182 ही रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बुक वैल्यू भी बढ़ेगी और 7 टाइम्स उसका डिफरेंस भी आएगा। ये भी मैं लिख के दे देता हूँ, जैसे बजाज फाइनेंस में 7 टाइम डिफरेंस तो वैसे इसमें भी आएगा और इसकी बुक वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वो जो प्राइस आज मैं बता रहा हूँ 1330, तो हो सकता है आने वाले टाइम में 2000 के ऊपर पहुँच जाए। तो वो चीज़ के लिए मैं बोला हूँ और कुछ नहीं बोला हूँ। तो ठीक है, सब चीज़ें समझ में आई। तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में अच्छा खासा स्कोप नज़र आता है मेरे को। और अगर यहाँ पे देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट, तो अभी तो यहाँ पे कंपनी से मतलब आई है बिजनेस में, ये कंपनी का जो बिजनेस है अभी ये चालू हुआ है। और चालू हुआ, जानते हो जियो जब आया था, एयरटेल जब था, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी थी। क्या बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी थी? टेलीकॉम कंपनी को बर्बाद कर दिया था जियो। क्या बर्बाद कर दिया था पूरा का पूरा। मैं ये नहीं बोलता कि सारी कंपनी बर्बाद हो गई थी, हो सकता है बजाज फाइनेंस को इम्पैक्ट उतना ज़्यादा ना आए, बट इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा भी इम्पैक्ट आएगा, बट आएगा इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एयरटेल तो सर्वाइव कर गई, बाकी जो सारी कंपनी थी वो यहाँ पे गायब हो गई। अभी आइडिया वोडाफोन मर्ज हो गई, इसलिए वो सर्वाइव कर रही है। वो उसके ऊपर भी बहुत सारे कर्जे हैं, गवर्नमेंट उसको मतलब बचा रही है, इस कारण से वो सर्वाइव कर रही है। नहीं तो एयरटेल और ओनली जियो, 2 ही कंपनी यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में रह जाती। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है। जो बजाज फाइनेंस है वो रहेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं रहेगा। बाकी जो छोटे मोटे यहाँ पे फाइनेंस कंपनी है वो उनकी मिट्टी पलेद ही होने वाली है, ये चीज़ यहाँ पे आप जान लो। और यहाँ पे जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, यहाँ पे ये देख सकते हो अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, बट हमको खर्चे यहाँ पे बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है अभी बिजनेस स्टार्ट किया हो, इस कारण से कुछ प्रॉब्लम हो, तो खर्चे यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट अच्छा खासा आया, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम से 218 करोड़ यहाँ पे इनको प्रॉफिट हुआ है। तो बिजनेस बढ़ेगा, इनका सेल्स भी बढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, अब देखो बैलेंस शीट में क्या है, मार्केट कैप यहाँ पे कितना था, 1,50,000 करोड़, और इनका बैलेंस शीट में रिजर्व कितना है, 1,09,000 करोड़। थोड़ा सा कम हो गया, पहले 1,14,000 करोड़ था, अभी यहाँ पे 1,09,000 करोड़ हो गया है। कैपिटल इन वर्क इन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ खास। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में स्ट्रॉन्ग हैंड पे कितनी होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हैंड में प्रमोटर के पास 46.77 है, एफआईआई के पास 22% है, डीआईआई के पास 13.64 है, और पब्लिक के पास होल्डिंग यहाँ पे 17-18% है। तो 80% से ज़्यादा 82% यहाँ पे होल्डिंग किसकी पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड में। स्ट्रॉन्ग हैंड कौन कौन से होते हैं, प्रमोटर, एफआईआई, डीआईआई और एचएनआई। कौन कौन से होते हैं, एचएनआई। अगर पब्लिक को खोल के देखोगे तो पब्लिक को खोल के जो 1% से ज़्यादा हाई नेटवर्क इनकम वाले होंगे उनकी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जियो फाइनेंस अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे जब से लिस्ट हुआ है स्टॉक, तब से वो अपने हाई जो इसने बनाया था उसको भी क्रॉस नहीं किया। तो क्या यहाँ पे जियो फाइनेंस अपने हाई को भी क्रॉस नहीं करेगा? लोग बोलते हैं कि 270 नहीं क्रॉस किया, इसलिए यहाँ पे मतलब आप बोल रहे हो 1330 प्राइस होना चाहिए, वो कैसे हो जाएगा? तो ये चीज़ें थोड़ा
पेशेंस रखना पड़ता है। एमआरएस वेक्टर फूड में सेम चीज़ हुई है, आप देख सकते हो। एमआरएस वेक्टर फूड में सेम चीज़ हुई है। जब प्राइस यहाँ पे 300-350 के आसपास था तब कोई बाई नहीं करता था, और जब एक बार नीचे प्राइस गिरा उसके बाद इसको उठा के ले गया 1000 के पार, 1200 के लेवल के आसपास ही एमआरएस वेक्टर आज ट्रेड कर रहा है। कोई बोलेगा 350 से 1200, 250 भी हो गया था, 250 या 300 के आसपास तक पहुंच गया था। 4 टाइम्स रिटर्न दे दिया 1 ईयर के अंदर। तो ये चीज़ें मार्केट में चलती रहती है, बट अच्छी स्टॉक को पकड़ना और पहचानना वो आपका काम है। तो वो चीज़ें सिखाना हमारा काम है और सीखना आपका काम है, तो वो चीज़ें आपको करना है। दूसरा जो स्टॉक है वो यहाँ पे हम बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फी आईटी सेक्टर का अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे टीसीएस के बाद यही आता है इन्फोसिस। टीसीएस तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो मेरे को देखना पड़ेगा कितना है, बट इसका जो वैल्यूएशन है बहुत शानदार है। प्राइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्फोसिस का प्राइस 1563 पे ट्रेड हो रहा है। हाई इसने 1620 में बनाया था, 1620 में 1 साल का हाई, और 1185 लो बनाया था। तो ये जब लो आते हैं तो ऐसे स्टॉक को परचेस करना बहुत ज़रूरी होता है, करना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ करना ही है, अभी करना होता है, उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दो। और इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है 26 के आसपास चल रहा है। आरओसी और आरओई देख लो अच्छा खासा है। फेस वैल्यू यहाँ पे 5 की है, बुक वैल्यू यहाँ पे 195 की है। मार्केट कैप कितना है यहाँ पे ये देख सकते हो। मार्केट कैप यहाँ पे अरे 6,50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप पहुँच गया है। इन्फोसिस में एक चीज़ जो देखने को अच्छी चीज़ मिल रही है, अगर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो अपने जस्ट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। जस्ट जिस लेवल पे बहुत सालों से ट्रेड करता है, पिछले 5-6 साल से उसी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। इसलिए स्टॉक महंगा नहीं है। पहली बात तो अगर प्राइस देखोगे तो जिस प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है वो एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है। ये देख सकते हो, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। बट बैलेंस शीट देखना जरूरी होता है, क्योंकि आपको किसी को गिफ्ट अगर करना है तो उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए। बैलेंस शीट और ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। ग्रोथ थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा ग्रोथ होना चाहिए। अगर इन्फोसिस का ईयर वाइज सेल्स देखोगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाता डीप में, ईयर वाइज सेल्स देखोगे तो ईयर वाइज सेल्स में इन्फोसिस का यहाँ पे आज की डेट में जो टर्नओवर है ट्रेलिंग 12 मंथ का 1,52,000 करोड़ के आसपास है। और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे 36,700 करोड़ 859 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 24,880 करोड़, जो कि पिछले साल से हाई है, उसके पहले से भी हाई है। उसके मतलब कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड करता है इन्फोसिस। तो ये चीज़ ऐसे स्टॉक को देना मतलब फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन के लिए दे सकते हो आप किसी को, अगर गिफ्ट भी करना है। इसके बाद बैलेंस शीट भी बात करें, बैलेंस शीट में कभी डेंट नहीं आया। ये देख सकते हो बैलेंस शीट में डेंट नहीं आया है। कंटिन्यूअसली इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। बोरोइंग अगर आप बोरोइंग देखोगे तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत कर्जा आपको दिखाई देगा, क्योंकि इन्फोसिस ने 8,500, बट जिनका जो यहाँ पे रिजर्व है, रिजर्व के कंपेरिजन में बहुत कम है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस देखोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी अच्छा खासा यहाँ पे इनका पैसा पड़ा रहता है। यानी ये अपने कंपनी को ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग जरूर नहीं है, बट बड़े प्लेयर जो हैं, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, इनकी होल्डिंग अच्छी खासी है। 33% FII, 35% DII। पब्लिक की होल्डिंग कितनी है? 15-16%। तो 70% से ज़्यादा माल यहाँ पे प्रमोट मतलब FII DII ही खा लिए, और 15% के आसपास माल कौन खा लिया? प्रमोटर। तो करीबन यहाँ पे 84% होल्डिंग किसके हाथ में है? स्ट्रॉन्ग हैंड में है। अब जब इतनी होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में है तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है लगाड़ थोड़ी होगा, ये अपसाइड ही मूव करने वाला हाई ग्रोथ स्टॉक होगा। तभी उसमें जो है बड़े प्लेयर पैसा डालते हैं और इतनी ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं। तो ये हो गया दूसरा स्टॉक। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फोसिस के बाद एक और स्टॉक है लक्स इंडस्ट्री। ये छोटा भाई है पेच इंडस्ट्री का, बट अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो प्रमोटर थे उन्होंने अपने कोई दोस्त के साथ
मतलब कुछ जो अंदर की इंफॉर्मेशन है तो लीक कर दिया था, या रिजल्ट आने के पहले शायद इन्होंने बता दिया था कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है। तो उसके कारण यहाँ पे इनके जो दोस्त हैं वो अच्छा खासा यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे इस पे ट्रेडिंग किए और अच्छा खासा पैसा कमाए, और इसका मतलब इम्पैक्ट जो है लक्स इंडस्ट्री को देखने बस को मिला। तो अब दोबारा से ये ऐसा कभी कांड करेंगे नहीं। इसका अगर मार्केट कैप देखोगे तो 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस अगर देखोगे तो 1300 कितना है यहाँ पे, 22 रुपए का आसपास यहाँ पे चल रहा है। हाई इसने 1721 का बनाया था, लो बनाया था 41 का। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 40 के आसपास, जबकि यहाँ पे पेंच इंडस्ट्री का 80 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू सेम सेक्टर का, बुक वैल्यू 496। बाकी सब देख रहे हो सारी चीज़ें अच्छी है, बट सिर्फ इसी कारण से ये नीचे आ गया कि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई। दिक्कत ये है, अगर देखोगे 10 साल का प्राइस देखोगे तो 10 साल का प्राइस में ये देखो यहाँ पे इन्होंने कहाँ तक ले गया था इसको, 4500 के लेवल पे। 4500 के लेवल से जब पता चला सेबी ने मतलब एक्शन लेना चालू किया तो ये नीचे आते आते 111, ये जो पॉइंट है ना ये 4111 वाला है, तो यहाँ तक ये नीचे गिर गया था और उसके बाद से चलना चालू हुआ फिर से। अब फिर से यहाँ पे कुछ यहाँ पे कोलकाता के कोई यहाँ पे इनके ऑफिस पे रेट शायद पड़ी है यहाँ पे, उसके कारण फिर से यहाँ पे नीचे आ गया, बट उस पर कुछ खास नहीं है। ये लोग अच्छा कर रहे हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे पड़ा था। तो अब दोबारा ये ऐसा कभी भी कांड नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो सुधर जाएंगे, भुगतेंगे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बेस्ट है। और इनकी जो सेल्स है, अगर सेल्स देखोगे तो सेल्स में ग्रोथ है। सेल्स में क्या है, ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक आ रहा है। यहाँ पे मार्जिन के चक्कर में इस मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ में कम आया है, बट जैसे ही यहाँ पे इनका मार्जिन बढ़ जाता है, कॉटन के प्राइजेस कम हो जाते हैं, इनका मार्जिन बढ़ जाता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा आने लगेगा और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे इनका अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको आने वाले टाइम में। बैलेंस शीट में कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बोरोइंग जो है यहाँ पे, बोरोइंग इनकी जो थी वो कम करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो 348 करोड़ की पहुँच गई थी बोरोइंग, उसको इन्होंने कम किया। और साथ ही यहाँ पे इनका जो रिजर्व है वो भी यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वो चीज़ पे काम कर रहे हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी ये पैसा डालते जा रहे हैं, यानी अपने बिजनेस को एक्सपांड करते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर खुद इतना ज़्यादा माल रख के बैठा हुआ है। पहले 69% था, अभी 75% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग हो गई है। और अगर बात करें एफआईआई की यहाँ पे होल्डिंग 1.69% है, डीआई की होल्डिंग 8 पॉइंट समथिंग है, और पब्लिक की होल्डिंग जो है यहाँ पे 16.5% है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इसमें भी जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो किसके पास है, यहाँ पे प्रमोटर के पास। अब इसके बाद यहाँ पे अगर ये सेम प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जाता है जैसे पेंच इंडस्ट्री का है, अगर आप देखोगे पेंच इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर सेम उसी के लेवल के आसपास पहुंचने लगता है तो जस्ट स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ग्रोथ अच्छे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं बायोकॉन की। बायोकॉन, इसको एडिट कर लेते हैं, ये लॉगिन कर लेते हैं हम तो ज़्यादा सही रहेगा। उससे क्या होगा कि दिखने लगेगा इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो नहीं दिख रहा, तो वो दिखने लगेगा। ठीक है, आ जाते हैं बायोकॉन में, सारी चीज़ें दिखेंगी। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ दिखेगी। अगर आप देखोगे बायोकॉन का मार्केट कैप यहाँ पे 29,000 करोड़ का है। करंट प्राइस 246 करोड़ है। इसने हाईएस्ट प्राइस जो बनाया था 280 का लगाया था, लो 192 का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 36 है। इंडस्ट्री का कितना है, इंडस्ट्री का 33 है। तो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे 158 है। फेस वैल्यू यहाँ पे 5 है। ROE जो है यहाँ पे 5 के नज़दीक है। अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक चीज़ का यहाँ पे इम्पैक्ट जरूर है, डेप्थ का, कर्जा का। अब कंपनी के पास इतना कर्जा कंपनी ने क्यों लेके रखा है, सबसे मुद्दे की बात आती है। क्या कंपनी को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, बट मार्जिन इनका इतना रहता है कि यहाँ पे जो कर्जा है, कर्जा का जो इंटरेस्ट है वो ये पे कर पाते हैं।
और ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्जा लेते हैं, कम करने के लिए नहीं लेते हैं। मानता हूँ कि कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं होना चाहिए, डेप्थ फ्री कंपनी होनी चाहिए, कर्जा मुक्त कंपनी होना चाहिए, बट कभी कभी यहाँ पे कर्जा लेना पड़ता है। कर्जा लेने क्यों लेते हैं? यहाँ पे सेल्स यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रही है इनके कर्जा लेने से, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अब देखना है यहाँ पे इंटरेस्ट भी ये अच्छा खासा पे कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पे कर रहे हो। पहले 58 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पे करते थे, फिर 68 करोड़, फिर 419 करोड़, अब 850 करोड़। ये बहुत निगेटिव पॉइंट होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि निगेटिव पॉइंट नहीं होता, जो चीज़ें गंदी हैं तो वो चीज़ मैं बोलता हूँ गंदी है, निगेटिव पॉइंट होता है। अब यहाँ पे कर्जा ली कंपनी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, तो वो क्या बिजनेस यहाँ पे एक्सपांड होगा, इनकी सेल्स इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, वो चीज़ें से हमको मतलब है। तो सेल्स यहाँ पे अभी इंक्रीज हो रही है। अभी प्रोडक्शन लाइन इनकी स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद प्रोडक्शन और तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो भी यहाँ पे तेज़ी से बढ़ेगी। अब ये कैसे पता चले? खर्चे एकाएक यहाँ पे क्या हो गए, बढ़ जाएंगे। खर्चे बढ़ गए 8700 से 10,600-700 करोड़ के आसपास, 2000 करोड़ से खर्चा बढ़ गया। क्या सेल्स यहाँ पे 2000 करोड़ से बढ़ी? सेल्स बढ़ी, बट खर्चा सेम रेशियो पे नहीं बढ़ना चाहिए। खर्चा अगर सेम रेशियो पे बढ़ा है ना, तो यानी सेल्स और ज़्यादा यहाँ पे आने वाली है। अभी सेल्स उस लेवल पे नहीं पहुँची है जिस लेवल पे यहाँ पे होनी चाहिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखो तो 3000 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब जब कंपनी 3000 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी एक साल में, वो 800 करोड़ का यहाँ पे ब्याज दे सकती है। और अगर इसका जो सेल्स है और बढ़ा तो यहाँ पे कोई दिक्कत उतना ज़्यादा नहीं रहता कंपनी को। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 700-800 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट है। हाईएस्ट जो प्रॉफिट है यहाँ पे मार्च 2019 में आया था, 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट आया था। तो वो चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में तो रिजर्व इनके पास 18,000 करोड़ का है। बोरोइंग यहाँ पे इनके पास कितनी है? 18,000 करोड़ की है। जितना इनके पास रिजर्व है उतना ये कर्जा लेके रखे हैं, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में ये कितना पैसा डाले थे? कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में ये 7,000 करोड़ रुपए यहाँ पे डाले थे। कितना? 7,317 करोड़ रुपए इन्होंने डाला था। उसका 50% यहाँ पे कैपिटल कन्वर्ट हो गया है। जो इनकी लाइन है प्रोडक्शन लाइन, वो यहाँ पे कंप्लीट होने के कगार पे आ गई है। और भी ये जो है ना कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में, ये भी अगर कंप्लीट हो गया ना, तो इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्या यहाँ पे इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन का कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो इनकी सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो इनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। और ये अपना जो कर्जा है, डेप्थ है, वो धीरे धीरे कम करते जाएंगे। समझ में आई बात? तो इस चीज़ को मैं जानबूझ के हाईलाइट किया ताकि आपको समझ में आए। ये देख सकते हो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कितना पैसा है और कितना कन्वर्ट हो गया है। बट इसके बाद भी अगर बड़े प्लेयर नहीं हैं तो हमको स्टॉक में हाथ नहीं लगाना है। बड़े प्लेयर हैं क्या, ये देख लेते हैं। 60% तो इनके पास ही होल्डिंग है, ठीक है, कांस्टेंट होल्डिंग है। DII के पास 8% मानते हैं, ठीक है। FII के पास कितना है, ऊपर का ले ले तो ये हो जाएगा 15%। तो यहाँ पे टोटल होल्डिंग जो है बड़े प्लेयर के पास वो कितनी है? 60% प्लस 8% प्लस 15%, तो 75 कितना हुआ? 75 5 80, 80 3 83% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में है। 83% होल्डिंग किसके पास है? स्ट्रॉन्ग हैंड में है। अब जब इतनी होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में है तो यहाँ पे कंपनी ऊपर जाएगी, तभी ये होल्डिंग लिए हुए हैं, नहीं तो बड़े प्लेयर माल छोड़ देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और बात करें प्राइस की अगर बात करते हैं 10 साल की, कोविड के टाइम पे जो स्टॉक का प्राइस था, अगर जनवरी है ना, जनवरी के आसपास उसी लेवल के आसपास प्राइस है,
उससे बल्कि नीचे ही है। जो जनवरी के आसपास प्राइस था उससे नीचे है आज की डेट में। जनवरी के आसपास प्राइस था इसका 300, आज की डेट में प्राइस है 250। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देख लेते हैं। जनवरी के पास जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था उनका 46 के आसपास था, और अभी यहाँ पे कितना है 35, 36 के आसपास है। तो वो चीज़ को भी यहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये अच्छे स्टॉक हैं, हाई ग्रोथ स्टॉक हैं, आने वाले टाइम में वेल्थ क्रिएट करके ये जरूर दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी है अगर उल्टा हो गया, युद्ध हो गया, छिड़ गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडवर्स कंडीशन होती है जिसके कारण यहाँ पे प्राइस में गिरावट भी हो जाती है, तो वो एडवर्स कंडीशन है। बट इनका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो यहाँ पे इंटेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक थोड़ा सा हाई ग्रोथ और लो रिस्क स्टॉक है। हाई ग्रोथ हाई रिस्क भी है, ऐसा नहीं लो रिस्क नहीं है, मीडियम रिस्क है, बट वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड हो रहा है करीबन 72 रुपीज़ के आसपास। इसने हाई बनाया था 86 का, लो बनाया था 34 का। देखो 34 से 86 का यहाँ पे हाई बनाया, कहाँ से कहाँ पहुँचा ये स्टॉक। और मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप यहाँ पे कितना है 908 करोड़ का है। और सेम सेक्टर अगर आप दिखाता हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक वैल्यू कितनी है 101, प्राइस कितना है 71। अब यहाँ पे खोल लेते हैं कजारिया सिरामिक। कजारिया सिरामिक का जो बुक वैल्यू है कितना है 157, प्राइस कितना है 1383, 1400 रुपये कितना है यहाँ पे प्राइस 157, इसका क्या है बुक वैल्यू। करीबन यहाँ पे 9 टाइम्स का यहाँ पे स्कोप है, मतलब स्कोप नहीं डिफरेंस है 9 टाइम्स का। सेम सेक्टर का स्टॉक इतना लगाड क्यों है, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। ये 1x भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, 1:1 भी नहीं है, उससे भी कम है। तो यहाँ पे भी सेम अगर रेशियो में, तो यहाँ पे प्राइस क्या होनी चाहिए, अगर 9 गुना है तो 900 रुपये होनी चाहिए बुक वैल्यू के हिसाब से। अब यहाँ पे लगा सकते हो 70 रुपये पे चल रहा है तो 10 गुना 700 और बचत कितना 200, 7 3 के 21, यानी 3 टाइम्स और, यानी 30 टाइम्स का यहाँ पे डायरेक्ट स्कोप है। मान के चलते हैं अगर 30 टाइम्स नहीं होता 5 टाइम्स भी हो जाता है, तो आने वाले टाइम में 5 साल में 5 टाइम्स भी हो जाता है, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। बट एक चीज़ और यहाँ पे देना है, क्या ये सेल्स इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, प्रॉफिट जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सारे फैक्टर इसमें इंक्लूड होने चाहिए। समझ में आई बात। तो ROCE अभी यहाँ पे निगेटिव है, और अगर आप देखोगे सारी चीज़ें, फेस वैल्यू 10 है, इंडस्ट्री का PE 54 है, और डेप्थ कंपनी के ऊपर कर्जा भी है 266 करोड़ का। मार्केट कैप से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 30-40% का यहाँ पे कर्जा है जितना इनका मार्केट कैप है। कजारिया सिरामिक जो है सेक्टर का लीडर है, ठीक है। बाकी स्टॉक क्या कर रहे हैं, सेम सेक्टर के किस प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ट्रेड कर रहे हैं ये देख सकते हो। तो ये क्यों नहीं कर रहा है एशियन ग्रेनाइटो, ये भी करेगा बट थोड़ा सा समय है। ये अगर आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट में इनका जो सेल्स है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक टाइम पे माइनस में चला गया था और अभी 2 क्वार्टर से प्लस में आ गया। अब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में आ गया तो यहाँ पे आने वाले टाइम में ये इंडिकेट कर रहा है, इसके पहले भी प्रॉफिट आया था, ऐसा नहीं था कि लॉस में था कंपनी। 2-3 क्वार्टर इसका लॉस में गया क्योंकि यहाँ पे ये अपना बिजनेस को बढ़ा रहे थे, बिजनेस को इंक्रीज कर रहे थे, नई फैक्ट्री लगा रहे थे। अब वो कैसे पता चलेगा, इनका जो खर्चा है एक्सपेंसेस में जाओगे, अगर इसको हम दिखा दें ईयर वाइज तो ज़्यादा समझ में आएगा। इनका जो खर्चा है वो क्या हुआ, बढ़ गया। खर्चा अचानक से बढ़ गया बट सेल्स यहाँ पे बढ़ी नहीं। देख सकते हो सेल्स बढ़ी बट उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से यहाँ पे खर्चा बढ़ा। तो यहाँ पे उसके कारण यहाँ पे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जो प्रॉफिट में था वो लॉस में कन्वर्ट होने लगा। अब जब ऐसा होने लगा तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो तो यहाँ पे
क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो 2 साल से यहाँ पे 80 90 करोड़ का यहाँ पे ये लॉस कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म पेन होता है, अगर कोई समझे तो ये शॉर्ट टर्म पेन होता है। अब ये कैसे पता चले कि ये फैक्ट्री डालने वाले थे कि नहीं डालने वाले थे? तो इनका कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कितना पैसा फंसा था, अगर आप देखोगे तो इनका कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में 1 साल पहले 2 साल पहले 52 करोड़ का, फिर 177 करोड़ का पैसा फंस गया फैक्ट्री में। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ, कुछ फैक्ट्री यहाँ पे रनिंग पे आ गई इनकी। अभी 48 करोड़ इनका कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में है। तो यहाँ पे जब कैपिटल वर्क इन प्रोसेस पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इनकी जो सेल्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो जाएगी तो इनका प्रॉफिट जो है वो मतलब ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ने लगेगा, प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ने लगेगा। जब सेल्स इंक्रीज होगी, खर्चा वहीं पे रहेगा, तो यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनका शेयर प्राइस जंप होना ही है, शेयर प्राइस जंप होना ही है। और सेम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये आ जाएंगे, मतलब हो सकता है 40-50 के आसपास ट्रेड करे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बट आ जाएंगे। और यहाँ पे जो स्कोप मैं बताया हूँ 13x का, हो सकता है ये ना आए, 5x तक ही है। तो 5x यहाँ से रिटर्न पाना अगर 70 रुपए के आसपास है तो 350 के आसपास प्राइस आना स्वाभाविक बात है जब इनका प्रॉफिट आने लगेगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो रिस्क भी है, हो सकता है ना आए, इनकी सेल्स ना बढ़े। अब एक चीज़ और, इसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये चीज़ थोड़ा सा डरावना लगता है। मैक्सिमम होल्डिंग किसके पास है, पब्लिक के पास है। कितना, 70%। 70% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो पब्लिक जो है यहाँ पे वीक हैंड है। क्या, वीक हैंड है। ये चीज़ थोड़ा सा डरावना लगता है। तो इस चीज़ के लिए मैं बोला कि ये थोड़ा सा रिस्की, मतलब हाई रिस्क भी बोल सकते हो, हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक है। अब यहाँ पे कितने लोगों को ये जो वीडियो है समझ में आया? वीडियो को लाइक करें। 5000 का यहाँ पे टारगेट दिया हूँ, 5000 लाइक आने चाहिए, 5000 सब्सक्राइब आने चाहिए। ये टारगेट आप लोग का काम है कंप्लीट करना। हमारा काम है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, सही ढंग से समझाना। अगर आप सही ढंग से समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिए, लाइक को ठोक ठोक के भर दीजिए, और इस वीडियो को इतना फैलाइए पूरे इंडिया में कि सभी के पास ये वीडियो जानी चाहिए, सभी के पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, सभी को स्टॉक मार्केट में मतलब मज़ा आना चाहिए, काम करने में मज़ा आना चाहिए, कोई स्टॉक मार्केट से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका काम है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।